क्या ये मांगा अगली जेजे के होने वाली है? यहाँ तुम्हें गोजो की यू कांट टच मी वाली पावर और इतादोरी के हाथ में ननामी का चक्कू भी देखने को मिल जाएगा। वैसे सच बोलूं तो ये बंदा इतादोरी कम और डेंजी ज्यादा लगता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। और मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो सबसे बढ़िया पार्ट तो तुम मिस ही कर दोगे। ज्यादा बक बक ना करके पहले चैप्टर के बारे में बताता हूँ, बाकी तो फिर तुम खुद को पढ़ने से रोक ही नहीं पाओगे। चैप्टर की शुरुआत में हमें गाकुराकुगाई यानी कि रेड लाइट एरिया का एक व्यू दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया काफी स्ट्रेंज बन चुकी है। यहाँ से हर रोज लोग गायब हो रहे हैं और इन मिस्टीरियस डेथ्स का नंबर भी बढ़ता ही जा रहा है। और इसके बाद भी यहाँ रहने वाले लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, जब तक कि वो खुद विक्टिम नहीं बन जाते। और ऐसा लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कुछ चेंज नहीं होता। इसके बाद हम गाकुराकु ट्रबल शूटर्स ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ हमारा एमसी आल्मा किसी से कह रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब मुंह पे बेइज्जती। आल्मा उसे फोटो एविडेंस और नेगेटिव दे देता है। नेगेटिव ये नहीं ये होता है। ओल्ड मैन आल्मा को थैंक यू कहता है। आल्मा उसे कहता है कि क्या वो अपनी रेड लाइट एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ लाना बंद कर सकता है। यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये ओल्ड मैन रेड लाइट एरिया में फीमेल डॉग के साथ मिलन क्यों कर रहा था। ओल्ड मैन कहता है कि एक मर्द हमेशा थोड़ा फन चाहता है और वो अपने आप को ऐसा चाहने से नहीं रोक सकता। वो आल्मा को कहता है कि तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। आल्मा मना कर देता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया और कहता है कि उसमें एक टैलेंट जरूर है, दूसरों से अपनी पिक क्लिक करवाने का। उसके बाद ये वाइफू जिसका नाम ताओ है कहती है कि ये कैसा यूजलेस टैलेंट है और तुम क्रेजी हो। क्या तुम वीकली मैगजीन पर पब्लिश होने की कोशिश कर रहे हो? I mean, हम सच में यहाँ तुम्हें बचा रहे हैं। एनीवेज तुम्हें लगभग 500,000 देने होंगे। ओल्ड मैन ये सुनते ही टेबल के ऊपर पैसा दे मारता है और आल्मा ये देखकर हैरान हो जाता है। ताओ भी कहती है कि तुम तो आज बड़े अपफ्रंट हो, मतलब कि उसने कोई नेगोशिएशन नहीं की और सीधे पैसे दे दिए। ओल्ड मैन कहता है कि वो हमेशा उसकी मदद करते हैं, वो उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता है ना। ताओ को विश्वास नहीं होता कि ओल्ड मैन ऐसा कह रहा है। ऑलराइट, इस बार के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगली बार कुछ होने पर मैं फिर तुम लोगों की हेल्प लूंगा। वेट, ये स्मेल, तुम फुल ऑफ शिट हो, है ना। तुम क्या कहना चाहते हो? आल्मा जाकर टेबल से पैसों वाला लिफाफा उठा लेता है और उधर खड़ा ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि अब तो वो गया। लिफाफा खोलकर आल्मा देखता है कि उसमें पैसे कम और कागज ज्यादा है और गुस्से में आकर उस ओल्ड मैन के कोट का कॉलर और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। यू बास्टर्ड, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह की चाइल्डिश ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इस तरह के ऑब्वियस झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें पे कर दूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं, दरअसल ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, ये अनफेयर है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता ऐसा कहने के लिए काफी देर हो गई है? इस डिस्ट्रिक्ट में इस सब के लिए कोई लॉ नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे बार बार ये कहने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो बस 500,000 से बात नहीं बनने वाली और तुम्हारे पास हमारे अलावा कोई और नहीं है, राइट? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें हमें जितने भी पैसे देने हैं मैं उससे एक पैनी भी कम एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अब पे करो। इस सब के बाद प्रेसिडेंट कांपने लगता है। इसके बाद कहानी यहाँ कट हो जाती है और हम रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ आल्मा और ताओ खाना खा रहे होते हैं और एक यूटी उन्हें खाना सर्व कर रही होती है। ताओ, तुम बहुत ज्यादा खाती हो, मैं बहुत जेलस हूँ, तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता। सारा खाना कहाँ जाता है? मेरे पीछे से बाहर निकल जाता है। ताओ, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? याया, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? अगेन गायब होने वालों का नंबर कम नहीं हो रहा है। स्पीकिंग ऑफ विच, काफी सारे कस्टमर्स इस बारे में बात कर रहे थे किस तरह हाल ही में सड़क पर कैट्स और बाकी एनिमल्स की काफी सारी अनयूजुअल डेड बॉडीज थी। अनयूजुअल डेड बॉडीज? याया आगे कहती है कि वो कह रहे थे कि बॉडीज के ऊपर काफी ह्यूज बाइट मार्क्स थे और उनमें से सारा खून निकाल लिया गया था और ऐसा लगता है कि लोग उसी के आसपास से गायब हो रहे हैं, क्योंकि आल्मा और ताओ ये दोनों ट्रबल शूटर्स हैं। याया कहती है कि ये तो ट्रबल शूटर्स की ड्यूटी है ना। ताओ कहती है कि अगर कोई ट्रबल होती तो कोई उनके पास आया होता और उसने ऐसी कोई कमीशन भी रिसीव नहीं की है। याया एनॉयड होकर कहती है कि उनका ऑफिस ढूंढने में काफी मुश्किल है और जब से वो यहाँ आई है वो एक महाजोंग पार्लर ही रहा है। याया उन्हें कहती है कि उन्हें अपना साइन चेंज कर लेना चाहिए। जिन्हें नहीं पता बता दो कि महाजोंग एक ट्रेडिशनल टाइल बेस्ड चाइनीज गेम होती है। ताओ याया को साइन चेंज करने से मना कर देती है कि ये तो पैसों की बर्बादी है। आल्मा कहता है ठीक है, फिर मैं एक बना दूंगा। याया यहाँ
आलमा की बेइज्जती कर देती है कि उसका साइन किसी एलिमेंट्री स्कूल वाले बच्चे के आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट की तरह लगेगा। याया कहती है कि अभी साइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें इशू को सोल्व करना चाहिए। ताओ ये सुनकर याया को कहती है कि ठीक है, फिर इसके लिए पैसे तुम दे देना। याया कहती है कि ये ठीक नहीं है और देखो मैं कितनी क्यूट हूँ, मैं किडनैप हो सकती हूँ। ताओ कहती है हाँ तुम क्यूट हो, और आलमा भी कहता है कि याया सच में क्यूट है। सच बोलूं तो यार सच में क्यूट है। याया ये सुनकर खुश हो जाती है, पर पीछे से रेस्टोरेंट की ओनर आवाज लगाती है कि स्टूपिड गर्ल फिर से काम पर लग जाओ। कहानी में थोड़ा टाइम स्किप देखने के लिए मिलता है और अब आलमा कार्डबोर्ड बॉक्सेस, पेंट, सिगरेट और स्नैक्स खरीदकर वापस ऑफिस की ओर जा रहा होता है। आलमा गुनगुनाता वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और नोटिस करता है कि वहाँ किसी का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ है जो कि हैंड ड्रॉन होता है। आलमा सोच रहा होता है कि क्या इसे यहाँ लगाने वाले के पास इसे यहाँ लगाने की परमिशन थी। तभी वो रिवॉर्ड मनी नोटिस करता है और उसकी आंखें लूफी की तरह बाहर आने लगती हैं। आलमा सोचने लगता है कि अगर वो इसके बारे में ताओ को बताएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी और जितना वो चाहता है उसे उतना खाने को देगी। तभी उसे गैस की बदबू आती है और वो उसे चेक करने के लिए सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। स्प्रे पेंट से कलाकारी करने वाला लड़का आलमा को देखकर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो ये बहुत ही मस्त। बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम इस दीवार पर ग्राफिटी करोगे तो आंटी गुस्सा हो जाएगी और सिस्टर ताओ को तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ आकर पेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। हे, इस डिस्ट्रिक्ट का मजाक मत उड़ाओ, तुम यहाँ लूट लिए जाओगे। कैसा रहेगा अगर तुम मेरा मजाक ना बनाओ? अगर तुम पैसे की बात कर रहे हो तो मेरे पास 5 मिलियन है। हाँ, क्या ये भी तुमने किया था? हाँ, रिपेयर्स के लिए पैसा मेरे हवाले कर दे। तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे हैं, क्या मैं इन्हें छीन लूं? मेरे पास देने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कपड़े। वेल, फिर तुम डेट कैसे पे करोगे? हाँ, क्या तुम तब तक दीवार को चाटने वाले हो जब तक कि सारा पेंट साफ नहीं हो जाता? मैं क्या करूं? मुझे कुछ अजीब लोगों ने पकड़ लिया है। मैं इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर मैं फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट कियोमिने का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट कर दूंगा। ये सुनकर आलमा कहते हैं कि ये कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? ताओ कहती है कि तो फिर तुम एक अमीर लड़के हो, क्या फिर तुम हमें पैसा दे सकते हो? इस बच्चे का नाम लूका होता है और ये पैसा देने से मना कर देता है और कहता है कि वो सारा पैसा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए यूज कर रहा है। आलमा और ताओ ये सुनकर थोड़े शॉक्ड होते हैं। आलमा को ये सुनकर पोस्टर के बारे में याद आता है और वो पोस्टर ताओ को दिखाता है। लूका आलमा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने वहाँ से पोस्टर क्यों हटाया। आलमा कहता है क्योंकि उसने बिना किसी की परमिशन लिए वहाँ पोस्टर लगाया था। ताओ पोस्टर को देखकर सोच रही होती है कि अगेन गायब होने वालों का नंबर कम नहीं हो रहा है। ताओ उसे बच्चा कहकर बुलाती है और एक टिपिकल बच्चे की तरह वो कहता है कि वो बच्चा नहीं है और उसका नाम लूका कियोमिने है। ताओ फिर उसे उसके नाम से बुलाकर उस इशू के बारे में बताने के लिए कहती है। लूका कहता है कि अब ये सब अचानक ही क्या है? ताओ उसे कहती है कि अगर वो उसे इस बारे में बताएगा तो वो उससे रिपेयर डेट नहीं लेगी। लूका ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि हाल ही में डेड बॉडीज में अनयूजुअल इंक्रीज एक र्यूमर बन गया है। आलमा कहता है जिसमें लोग गायब हो रहे हैं। लूका हाँ बोलकर आगे बताता है कि 2 दिन पहले उसका फ्रेंड यूकी गायब हो गया और जिस बैक एलेवे से वो अक्सर गुजरता है उसे वहाँ एक मरा हुआ कौवा मिला था और उसके पास यूकी की हेड थी और वो श्योर है कि यूकी को उसी पर्सन ने उठाया है जो कि इन एनिमल्स को मार रहा है। लूका आगे कहता है कि एनीवेज तुम्हें ये बताने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात करने का कोई क्यूट तरीका नहीं है। लूका अपने फ्रेंड यूकी के लिए काफी सैड होता है और कह रहा होता है कि आखिर यूकी जैसा एक अच्छा लड़का ही ऐसी मुसीबत में क्यों फंसता है। उसकी क्लास में जो बच्चे हैं वो बस बड़ी बड़ी फेंकते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और उन्हें लूका इतना अच्छा नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली में पैदा हुआ है क्योंकि वो ऐसा चाहता था। लूका का डैड उसे कह रहा होता है कि क्या वो अभी भी बेमतलब की पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहा है, वो अब ऐसा करना बंद कर सकता है और उसने पहले ही उसकी मांगा और सारी यूजलेस चीजें फेंक दी हैं। लूका ये सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि लूका रोते हुए पार्क में बैठकर पेंटिंग ड्रॉ कर रहा होता है। लूका नोटिस करता है कि यूकी उसे वहाँ खड़ा देख रहा होता है। लूका सोचता है कि ये कितना अजीब है और उसे रूडली कहता है क्या
यूकी डर जाता है और उसकी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो पेंटिंग बहुत ही बढ़िया है। लूका ये सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पहली बार है कि उसे किसी ने ऐसा कहा है। यूकी कहता है कि वो पेंटिंग बहुत ही कूल है और वो उसे बनाने में काफी अच्छा है और उससे पूछता है कि क्या उसने ये खुद अपनी इमेजिनेशन से बनाई है। लूका उसे कहता है कि हाँ, उसने ये खुद बनाई है। तभी लूका की नजर यूकी की टेल की ओर जाती है और वो कहता है कि क्या ये एक टेल है? यूकी का रिएक्शन देखकर लगता है कि वो भी अपनी टेल को छुपा रहा था और उसे इस तरफ बाहर देखकर शॉक्ड है। यूकी लूका को कहता है कि उसे शायद उस जैसे बीस्ट को उस जगह घूमता हुआ देखना पसंद नहीं होगा और उसे सॉरी बोलकर उस जगह से चले जाता है। लूका उसे जाता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि उसके फादर का ये रूल था कि वो अपने आप को अंडर क्लास बीस्ट से दूर रखे और उनके साथ किसी भी तरह का कनेक्शन ना बनाए, पर लूका उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये सब ताओ और आल्मा को बताने के बाद लूका कहता है कि उस दिन के बाद से उसकी फैमिली के बाद वो पहला इंसान था जो कि उसके फर्स्ट नेम से बुलाता था। यूकी उसका फ्रेंड बन गया था। उस पेंटिंग के कारण वो एक दूसरे से मिले थे और वो उसे फिर से वापस ला सकती है। अगर यूकी को वापस लाने के लिए पैसे की जरूरत है तो वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। अगर उसे वापस लाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है तो वो वैसा करने के लिए तैयार है। लूका की कहानी सुनने के बाद आल्मा कहता है कि ये तो ठीक है कि तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम कितने महान हो, पर ऐसा करने के लिए गोकुराकु तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। पर लूका कहता है कि वो यूकी को अपने आप ढूंढ लेगा क्योंकि यूकी उसका डियर फ्रेंड है। आल्मा और ताओ उसकी बात सुनकर कहते हैं कि ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसे कि एक बच्चा अपने आप सोल्व कर सके। लूका कहता है कि उसे एडल्ट पर रिलाय होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स और पुलिस वाले भी उनकी तरह उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। आल्मा कहता है कि इसीलिए वो कह रहा है कि वो उसकी हेल्प करेगा, पर लूका मना करते हुए ये कहता है कि वो नहीं चाहता कि वहाँ कोई फाइट हो क्योंकि अभी भी कई लोग बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, लूका ने ऐसा कुछ नहीं बोला, पर अगर मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बैक टू स्टोरी। लूका आल्मा की बात को सुनकर सरप्राइज हो जाता है। आल्मा उसे बताता है कि उसका नाम आल्मा है और ये सिस्टर ताओ है और वो यूकी की रेस्क्यू टीम का पार्ट बन सकते हैं। पर तुम गाइस क्यों? आज तक किसी ने भी, हम गोकुराकु डिस्ट्रिक्ट के ट्रबल शूटर्स हैं। अगर तुम ट्रबल में हो तो मैं और सिस्टर ताओ से सोल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे, इसी कारण तुम ट्रबल शूटर्स हैं। तुम दोनों विश्वास लायक नहीं लगते। तुमने साइन तोड़ दिया था, तुमने वैसा खुद किया है। क्या वो एक साइन होना चाहिए था? एनीवे, मेरे पास तुम लोगों के बारे में फिक्र करने का समय नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ उस बारे में बात की तो इसका मतलब कि मुझे रिपेयर फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना? लूका वहाँ से चला जाता है और आल्मा बोल रहा होता है कि वो लिटिल शिट कितनी रूड थी, पर आगे से ताओ आल्मा की बेइज्जती कर देती है और कहती है तुम्हें पता है तुम भी लगभग सेम हो। हाँ, अब सूर्यास्त होने लगा है और अब ऑलमोस्ट कर्फ्यू का समय भी हो गया है। मागा भी आने लगे हैं और लूका अपने फ्रेंड यूकी को ढूंढने के लिए निकल गया है। लूका पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं आल्मा और ताओ उसका पीछा तो नहीं कर रहे, पर कोई भी लूका का पीछा नहीं कर रहा होता और लूका ये देखकर राहत की सांस लेता है और सोचने लगता है कि वो कैसे लोग थे। उसने आज तक ट्रबल शूटर्स के ऑफिस के बारे में नहीं सुना। वो काफी सस्पिशियस और पुशी लग रहे थे, इसी कारण हम ट्रबल शूटर्स हैं। तुम अपना डेट कैसे पे करोगे? लूका सोच रहा होता है कि वो नॉर्मल लोग नहीं थे, पर उन्होंने उसकी बात सुनी और सिर्फ वही है जिन्होंने उसकी बात सुनी। लूका सोचता है कि ये इस सब के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि उसे रात होने से पहले सारे पोस्टर लगाने हैं और उसे बैक एलिवे में एक बार चेक भी करना है। लूका अपनी पेंटिंग के पास छुपकर चेक कर रहा होता है कि कहीं यहाँ यूकी या फिर मागा तो नहीं है। लूका बोल रहा होता है कि अगर उसने जल्दी से यूकी को नहीं ढूंढा तो फिर से सूरज ढल जाएगा और अभी एक और पेंटिंग बाकी है। लूका अगली पेंटिंग की ओर जा रहा होता है और वो रास्ते में देखता है कि एक डॉग की डेड बॉडी वहाँ पड़ी होती है। लूका को उसे देखकर कौवे की डेड बॉडी याद आ जाती है जहाँ यूकी की हेड पड़ी थी। लूका उसकी लास्ट पेंटिंग के पास जाकर चेक करता है और देखता है कि वहाँ उसकी पेंटिंग के पास यूकी बड़ी ही खराब हालत में खड़ा है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया यूकी, ये तुम हो। लूका, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने मेरी पेंटिंग को नोटिस कर लिया। लूका यूकी को देखकर काफी खुश होता है, पर वहाँ एक सस्पिशियस चीज सड़क में समन हो रही होती है और यूकी को पता होता है कि वहाँ खतरा है, इसलिए वो लूका को कह रहा होता है लूका दूर रहो। वो अभी भी समन हो रहा होता है और उसमें से कौवे निकल कर आ रहे होते हैं। लूका ये सब देख रहा होता है,
पर कौवे तो बस शुरुआत थी। स्ट्रक्चर के पूरी तरह समन होने के बाद वहाँ से एक मागा निकलकर बाहर आने लगता है। लूका के उसे देखकर पसीने छूटने लगते हैं। लूका डरा हुआ होता है और कहता है कि ये क्या है, और यूकी को जल्दी करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों एक साथ घर वापस जा सकें। पर यूकी को वो मागा उठा लेता है और यूकी लूका को वहाँ से भागने के लिए बोल रहा होता है। मागा यूकी को खाने लगता है और ये देखते हुए लूका के दिमाग में उसके और यूकी के पास्ट के बारे में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। लूका अपने फ्रेंड को बचाने के लिए अपने चमत्कारी बैग से मागा पर हमला करने लगता है। लूका का चमत्कारी बैग कुछ नहीं कर पाता और मागा अपने दूसरे सर का इस्तेमाल लूका को खाने के लिए करने लगता है। लूका अपना तीसरा बैग भी मागा को मार देता है और पैसे हवा में उड़ रहे होते हैं। मागा लूका को खाने लगता है पर उधर से आल्मा आ जाता है और लूका को बचा लेता है। लूका आल्मा का नाम लेता है और आल्मा उसे कहता है कि उसमें काफी गट्स हैं और ये काफी क्लोज था। लूका कहता है कि वो पहले के लिए माफी बाद में मांग लेगा, पर प्लीज वो जाकर यूकी को बचा ले। आल्मा कहता है कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो। मागा भी यूकी को नहीं खा पाया होता है क्योंकि लूका ने उसे तंग कर दिया था और वो पहले लूका को खाने लगा था। अगले पैनल में हाथ में पकड़ी गन देखने को मिलती है और पैनल काफी सही होता है। आल्मा उससे लड़ने के लिए उसके पास चला जाता है और ताओ बोल रही होती है कि ये काफी बड़ा है और वो उन्हें टारगेट करता है जो डेड एनिमल्स के पास आते हैं। वो उन्हें एज अ बेट इस्तेमाल करता है। ताओ उसे कहती है यू एफ पेस्ट और 2 बुलेट शूट कर देती है जिससे कि मागा का राइट आर्म उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और यूकी नीचे गिरने लगता है। मागा की गर्दन के पास भी काफी डैमेज हो जाता है। आल्मा अपनी पावर का इस्तेमाल करके जंप करता है और यूकी को कैच कर लेता है और उसे वापस लेकर आ जाता है। आल्मा यूकी को लूका के पास सौंप देता है। लूका यूकी को देखकर काफी खुश हो जाता है और रोने लगता है। आल्मा अब सीरियस होने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अब ये क्लीन अप का समय हो गया है। मागा रीजनरेट होने लगता है। लूका को उसे देखकर घिन आ रही होती है। आल्मा कहता है कि इट्स ओके, मुझे 3 मिनट्स की भी जरूरत नहीं है। मागा अपना तीसरा सर उगा लेता है और अपने सर से आल्मा के ऊपर हमला कर देता है। आल्मा उसकी ओर भागता हुआ आ रहा होता है और उसे किक कर देता है। मागा उसी समय आल्मा के ऊपर अपने लेफ्ट सर से हमला कर देता है और आल्मा उसे भी किक कर देता है। मागा अपने लास्ट सर से हमला कर देता है और आल्मा उसे पंच कर देता है। यहाँ से स्टोरी लूका और ताओ की ओर कट हो जाती है। लूका ताओ से पूछ रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। ताओ उसे बताती है कि वो मागा है। ये ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के डेड बॉडीज की रेस्ट्रिक्शन यानी कि बैक टू लाइफ आने के कारण बने होते हैं। ये ह्यूमंस का खून पीते हैं और मीट खाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इविल होते हैं। लूका को ताओ की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। ताओ उसे कहती है कि जिस चीज को वो देख रहा है क्या उसे लगता है कि वो ह्यूमन है। ताओ उसे कहती है कि इस दुनिया में एक हेल है और डीमंस और मागा एग्जिस्ट करते हैं। लूका उसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं। ताओ उसे कहती है कि ऑफिशियली वो ट्रबल शूटर्स हैं और उनकी साइड जो मागा से रिलेटेड मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को सोल्व करना है। अगर और शब्दों में कहा जाए तो वो प्रोफेशनल मागा किलर्स हैं। ये जानकर कि वो किलर्स हैं, लूका कहता है कि ये स्कैरी नहीं है। कहानी फिर से आल्मा की ओर कट हो जाती है जहाँ मागा आल्मा के ऊपर हमला करने लगता है पर आल्मा उसकी जीप पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। ताओ बैकग्राउंड में लूका को कह रही होती है कि स्कैरी उसे उस समय लगा था जब उसने पहली बार मारा था। अगले पैनल में आल्मा मागा को पंच कर देता है। आल्मा ताओ को बुलाता है। लूका नोटिस करता है कि आल्मा की चेस्ट पर कुछ है और वो ताओ से पूछता है कि ये क्या है। ताओ कहती है एक सॉल्यूशन। आल्मा उसे अपनी चेस्ट से बाहर निकाल देता है और वहाँ से डार्क एनर्जी जैसा कुछ निकलने लगता है। अगले पैनल में हमें देखने के लिए मिलता है कि आल्मा की एक आंख चेंज हो चुकी है और उसका सॉल्यूशन एक वेपन बन चुका है और दिखने में आल्मा काफी बैड एज लग रहा होता है। लूका उसे देखकर शॉक्ड होता है और कह रहा होता है कि वो ह्यूमन नहीं है। ताओ उसे पूछती है कि क्या वो डर गया है और उसे बताती है कि मागा की स्पेशल पावर का सोर्स उसका ब्लड होता है और आल्मा उस ब्लड के साथ पैदा हुआ है। वो ह्यूमन और मागा के बीच का मिक्सचर है। वो डेमी मागा है। आल्मा अपनी पावर को यूज करके मागा से लड़ने जा रहा होता है और हमें उसी समय एक फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जहां ताओ आल्मा को कह रही होती है कि अपने हर्ट को भी मागा मत बनने दो, उसके ब्लड में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। ताओ उसे इविल को रोकने के लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए और एक मैन की तरह जीने के लिए कह रही होती है। आल्मा अपनी पावर को यूज करके मागा को मार रहा होता है और सोच रहा होता है, वो होप करता है कि वो ऐसा आल्मा बने जिसमें ताओ विश्वास करती है ताकि वो अपने आप को कह सके कि उसने जिस रास्ते को चुना था वो गलत नहीं था। वो हर एक मागा को मार देगा
आल्मा अपने हथियार से मागा को स्लाइस करता है और मागा के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मागा जलने लगता है। आल्मा अपने हथियार को अपने पेट में डाल देता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। आल्मा लूका के पास आ जाता है और उसे कहता है कि केस क्लोज हो गया है, चलो यूकी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। आल्मा लूका को पूछता है कि क्या वो खड़ा हो सकता है। लूका को याद आता है जब ताओ ने उसे कहा था कि क्या वो डर गया है। लूका आल्मा और ताओ को थैंक यू बोलते हुए रोने लगता है। आल्मा इशारा करते हुए कहता है इट्स ओके। इसके बाद थोड़ा टाइम स्किप देखने के लिए मिलता है। आल्मा ऑफिस में सोफे पर लेटा होता है और ताओ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। आल्मा कह रहा होता है कि अगर हमारे पास 5 मिलियन येन होते तो तुम्हें पता है हम कितनी बार याकिनीकु खा पाते। ताओ कहती है कि अगर हमें पैसे मिलते हैं तो वो पहले होराई के बिल के लिए यूज होंगे। आल्मा कहते हैं कि अगर वो किड एक आर्टिस्ट बन जाए तो ऑफिस की दीवार कितने की होगी, पर ताओ आल्मा की बात सुन ही नहीं रही होती। आल्मा कहता है कि वो बोर हो गया है और तभी वो देखता है कि दरवाजे से लूका आ रहा होता है। लूका उनसे पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। आल्मा उसके हाथ में प्लास्टिक बैग को देखकर कहता है कि क्या ये खाना है। लूका कहता है कि तुम काफी क्विक हो, क्योंकि वो डोनट्स लेकर आया होता है। आल्मा उसे कहते हैं कि क्या वो आज फिर से ट्रेवल में है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि लूका उनके लिए डोनट्स इसीलिए लाया होता है क्योंकि जब वो उन्हें पैसे दे रहा था उन्होंने ये बोलकर कि वो क्लीन अप जॉब के लिए पैसे नहीं लेंगे, पैसे लेने से मना कर दिया था। आल्मा ने कहा था कि यूकी उसकी मेहनत के कारण मिला था, पर किसी दिन अगर वो अपनी पेंटिंग्स को बेच पाया तो उसे उनके लिए लंच बाय करना पड़ेगा। लूका इस सब को याद करने के बाद कहता है कि उसकी अपनी एक प्राइड है। लूका आल्मा से पूछता है कि उसने जो साइन बनाया था उसका क्या हुआ। आल्मा उसे बताता है कि उसने तो 2 दिन पहले बारिश में अपना दम तोड़ दिया था। लूका हैरानी के साथ कहता है कि उसने कार्डबोर्ड को बारिश में रख दिया था, पर उसने ये अज्यूम कर लिया था कि केस कुछ ऐसा ही होगा और उन्हें अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। उन दोनों को बाहर बुलाकर लूका कहता है कि ये तुम दोनों को मेरी ओर से एक गिफ्ट। लूका उन्हें एक साइन बोर्ड गिफ्ट करता है जिसे देखकर आल्मा खुश हो जाता है। आल्मा कहता है कि ये अच्छा लग रहा है। लूका कहता है कि अच्छा तो होगा ही, मैंने डिजाइन किया है। आल्मा लूका के पास चले जाता है और कहता है दैट्स राइट, तुम मुझसे बस थोड़े ही अच्छे हो। इसके बाद अगले पैनल में गाकुराकु डिस्ट्रिक्ट दिखाई जाती है और लिखा होता है कि कुछ समय के लिए यहाँ शांति है और बैकग्राउंड में लूका आल्मा को बता रहा होता है कि वो हॉस्पिटल विजिट करने जा रहा है। क्या वो उसके साथ जाना चाहेगा? आल्मा कहता है कि बिल्कुल, पर पहले खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। लूका कहता है कि तुमने अभी तो खाया था और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। स्क्रिप्ट लिखते और वीडियो बनाते समय ये आल्मा नाम ने इतना दिमाग खराब किया कि ये आल्मा और आमला एक जैसे लगने लगे थे, पर मेरे अकेले का दिमाग खराब क्यों हो? तो तुम लोगों को चैलेंज है, तुम्हें 5 बार आल्मा आमला आल्मा आमला आल्मा आमला 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 नहीं होता यार, मुझसे तो ना हुआ, तुम करके बताना। मांगा की बात करें तो फ्यूचर के लिए काफी पोटेंशियल है। अभी जिस दिन वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस 16 चैप्टर ही अवेलेबल है। आप बताना आपको इस चैप्टर को देखकर कैसा लगा। जिसने भी मांगा को पढ़ने के बाद रिव्यू दिया है उसने यही कहा है कि भाई जेजे की और चेनसा की वाइब आ रही है। वैसे एक बात बताऊं, अगर ये वीडियो देख ली तो जिंदगी में दोबारा कभी पंपकिन नहीं खा पाओगे। और अगर एक नई रिवेंज मांगा देखनी है तो ये राइट वाली जरूर देखना। मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर यहाँ तक देख लिया तो भाई दिल से थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।